बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा जी, ये 6.2 तक ना हमारा काम हो चुका था, तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6.3। तो 6.3 के 18 क्वेश्चन हैं। अब उसने ऊपर स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, कह रहा है कि जी अवेलुएट इंटीग्रल्स यूज सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस इफ़ नीडेड। ये जो वर्ड है ना, इफ़ नीडेड, अब इसका क्या मतलब होगा। अब इसमें हमने करना ये है कि जब एक क्वेश्चन है ना, सपोज ये वाला क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व हो जाता है और वैसे भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से हो जाता है। फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं वो मतलब वैसे सॉल्व नहीं होते डायरेक्ट फार्मूले से, उनको हमें सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ता है। मतलब दो किस्म के क्वेश्चन हैं, देखें, इसलिए उन्होंने ये मेंशन किया कि इफ़ नीडिड। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो दोनों तरीक़ों से हो जाते हैं, मतलब उन पे हम लोग डायरेक्ट फार्मूला लगा दें फिर भी हो जाते हैं, अगर उनको सब्स्टिट्यूशन कर दें फिर भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट नहीं होते, हमें उनको लाजमी सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने वो साथ साथ हर क्वेश्चन के ना मेंशन करता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको भी वो याद रह जाएगा फिर देन। तो प्रैक्टिस चाहिए बस, तो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी ये वाला क्वेश्चन वैसे नहीं सॉल्व होना, इसको सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ना है। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन का भी मैं तरीका बताता हूँ, एक बड़ा आसान तरीका है। वैसे इसका एग्जैक्ट रूल कोई नहीं है, लेकिन जो हम कहते हैं कि जो जितना का मेरा एक्सपीरियंस है उस बेस पे एक एनालिसिस सा एक किया हुआ है मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये हर चीज़ वो क्लियर हो जाती है उससे ना, सब्स्टिट्यूशन वाले से। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चंस। अच्छा जी, अब सबसे पहला क्वेश्चन है ये वाला जी हमारे पास के 2x ओवर दिस। अच्छा, अब ये देखें कि अब ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि ये दोनों तरीक़ों से हो जाता है। मतलब हम इस पर डायरेक्ट फार्मूला लगा दें फिर भी हो जाता है, लेकिन अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन कर दें फिर भी हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने दोनों तरीक़ों से कर दी है। ठीक है, तो जिसको जो आसान लगे वो आप कर देना, पेपर में कोई कंडीशन नहीं होती। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। अच्छा, सबसे पहले देखें कि ये मेरे पास था 2x ओवर दिस है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये जो नीचे फंक्शन था अंडर रूट को बेसिकली हम क्या लिखते हैं 1/2। तो जब ये ऊपर जाना है तो ऊपर जाके वो अंडर रूट का जो 1/2 वो क्या हो जाना, -1/2 है। तो ये साथ वाला मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। ठीक है, अच्छा, फिर ये हमने रूल पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब ये रूल क्या होता है, ये फंक्शन है एन कोई भी पावर हो, लेकिन इस फंक्शन का साथ डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, फंक्शन की पावर में +1 कर देते हैं और उसी पे डिवाइड कर देते। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो आपने इस किस्म की शेप बना लेनी है। जैसे मैंने इस क्वेश्चन की इस किस्म की शेप बना लिए। तो अब इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि ये जो भी ये पावर है इधर जो होगा ये आपका f(x) होगा। तो ये देखो मैंने ये साइड पे कर दिए। पेपर में भी आप ये वाला स्टेप ना कर सकते हैं साइड पे। अच्छा, देखें, ये f(x) था। अब मैंने इसका लेना डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जब लेंगे तो इस पर आपको पता है पावर रूल लगेगा कि पावर शुरू में पावर में से कम, तो 2 शुरू में आ गई, 2 में से कम करेंगे 1, तो वो आ गया 2x। तो 1 का डेरिवेटिव आपको पता है किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 1 का हो गया 0। तो अब हमें क्लियर पता चल रहा है कि जी ये फंक्शन है, ये पावर छोड़ के पावर को नहीं आपने देखना जो भी है, तो साथ डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो हमने इधर सोल्व भी कर लिया कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये 2x होता है, ये साथ है। तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या करना होता है फिर कि फंक्शन की जो भी पावर है उसमें +1 कर देना, उसी पे डिवाइड कर देना। तो अब मैंने क्या किया कि ये फंक्शन है, ये पावर n है, ये साथ डेरिवेटिव मौजूद है। तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा कि ये फंक्शन है, इसकी पावर में +1 कर देंगे, पावर थी -1/2, तो पावर में +1 कर दिया और उसी पे ये नीचे पावर उसी की चीज़ को डिवाइड कर दी। अब फर्दर आपने सोल्व करना है, -1/2 +1 को हल करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है 1/2। तो ये मैंने लिख दिया 1/2, नीचे भी आ गया 1/2। अब ये 1/2 नीचे हो रहा है, डिवाइड हुई तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू दिस। तो फिर ये 1/2 था, तो 1/2 को मैं दोबारा अंडर रूट में लिख सकता हूँ। तो ये हमारा फाइनली आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैंने क्या किया है कि सब्स्टिट्यूशन से ही भी किया हुआ है। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन का जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एग्जैक्ट रूल तो नहीं होता हमारे पास लेकिन 2-3 बातें आपने याद रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन को जब आपने सब्स्टिट्यूशन करना है ना, तो जो पावर के अंदर चीज़ होनी है ना उसको आपने लेट करना है। मतलब इस क्वेश्चन के मुताबिक बाकी जो जो क्वेश्चन आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा कि याद आपने रख लेना है कि जो भी चीज़ पावर के अंदर होगी ना आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि ये अंडर रूट है, ये पावर है, मतलब 1/2 है।
तो जो भी पावर के अंदर चीज़ होगी ना, मैंने कहा आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये पावर के अंदर x² + 1 था, इसको आपने t से लेट कर लेना है। देखिए इसको t लेट कर लिया। अब इसका आपने लेना है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या होगा कि उसमें सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू dx नहीं आता बस। तो ये t का डिफरेंशियल लेंगे, dt, ये x² का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 2x। बेसिकली जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना तो वो 2x हो जाता है, जब पावर का डेरिवेटिव x का लेते हैं वो हो जाता है 1, लेकिन वो होता है d/dx डेरिवेटिव। इधर हम लेना डिफरेंशियल, तो वो केवल d होता है। तो बेसिकली ये 2x आ गया, जो x का जब हमने डिफरेंशियल लिया तो वो dx साथ ही लिखा गया। तो 1 का 0 हो जाना, काम इसने डेरिवेटिव का ही करना होता है, लेकिन नीचे इसके विद रिस्पेक्ट टू d/dx नहीं होता। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब हमने क्या करना है देखें ज़रा। अब क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पे ये चीज़ें हैं ना, ये वाली हमने ये ज़रा पुट कर देना। सबसे पहले तो क्या करना है कि जहाँ पे x² + 1 और उसकी जगह पे t लगा देना है। तो जैसे ये x² + 1 था, इसकी जगह देखें मैंने t लगा दी, ऊपर अंडर रूट आ गया। अच्छा, अब दूसरी बात देखें ज़रा। अब हमारे पास ये चीज़ बच रही है 2x और एक ये dx है। तो ये हमने इधर निकाला हुआ है कि 2x और dx किसके बराबर है, dt के। तो ये 2x और dx इन दोनों की जगह पे क्या आ गया, ये हमारे पास dt आ गया। अब ये चीज़ बन गई। अब t की अंडर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2। जब ये पावर ऊपर जानी है तो ऊपर जाके बन जानी -1/2। तो ये फंक्शन हमारे पास सिंपल आ गया। इस पर हम सिंपल लगा देंगे कि पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है कि फंक्शन की पावर में +1 कर दें, उसी पे डिवाइड कर दें। ये सिंपल पावर रूल है। तो क्या किया देखें इधर, फंक्शन की पावर में +1 कर दिया, उसी पे डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व किया, -1/2 + 1 को, वो आ गया 1/2, नीचे भी आ गया 1/2। तो ये 2 1/2 नीचे डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 2 × दिस आ गया। अब t की पावर 1/2 है, 1/2 को हम दोबारा अंडर रूट लिख सकते हैं, और t की ये जो वैल्यू थी इसको दोबारा रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को मैंने ऐसे सब्स्टिट्यूशन के तरीके से किया, फिर भी यही आंसर आया। हमने ऊपर डायरेक्ट फार्मूले से किया, फिर भी यही क्वेश्चन आंसर आया। ठीक है, आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड है, आप किसको, किसी को, कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला तरीका बड़ा अच्छा लगता है, वो कहते हैं जी ये बड़ा आसान है, तो ऐसे इसको लाइक करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं जी दफ़ा करो, सब्स्टिट्यूशन के चक्कर में ना पढ़ो, तो सीधा सीधा ये फार्मूला लगा के कर दें, ये ऐसे भी ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है। अब मैंने दोनों तरीक़ों से ये कर दिया क्वेश्चन, जैसे जिसका दिल करे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिसको हमें ये डायरेक्ट फार्मूले से होता ही नहीं, उनको हमें लाजमी सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि आप क्या करें कि जो क्वेश्चन ऐसा है कि जो हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन के बगैर होगा ही नहीं, आप सिर्फ उसको सब्स्टिट्यूशन करें। जो हमें पता है कि डायरेक्ट सीधा सीधा हो रहा है, आप उसको सीधा सीधा कर दें। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा, और आप ऐसा ही करें कि जो हमें नज़र आ रहा है कि क्वेश्चन सीधा सीधा हो जाएगा सोल्व, उसको आपको सीधा सीधा कर दें। और जो क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि आपको उसको सब्स्टिट्यूशन करके ही होगा, तो उसके बगैर नहीं होगा, तो वो आप फिर उधर सब्स्टिट्यूशन कर दें। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब ये भी ऐसे ही है, ये सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाता है और डायरेक्ट भी हो जाता है। तो मैंने इसको ये डायरेक्ट फार्मूले से ही किया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन से मैंने नहीं किया। तो ये आपके लिए भी मैं यही रिकमेंड करूँगा। अच्छा, अब ये भी हमने रूल पढ़ा था पिछले 6.2 के अंदर भी, कि ये रूल होता है कि जी नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो इस रूल के मुताबिक हम उसको बराबर लिखते हैं कि log f(x) + c के। तो हमने क्या किया, ये जो नीचे चीज़ें इसको मैंने देखें ये फंक्शन ले लिए। अब मैंने इसका लेना डेरिवेटिव। तो e की पावर x का डेरिवेटिव मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, 3 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो हमें ये क्लियर पता चल रहा है कि जी ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो इस फार्मूले के मुताबिक क्या होगा कि log f(x) + c के। तो ये मैंने लिख दिया log f(x) हमारा ये था, तो प्लस c, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब देखना ये सीधा सीधा एक स्टेप का क्वेश्चन है, एम ही इसको सब्स्टिट्यूशन करके आपने क्यों मतलब कॉम्प्लिकेटेड करना है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ये ऐसे ही किए हैं कि जो सीधा सीधा हो रहा है उसको कर दिया, जो नहीं हो रहा उसको मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया। अब ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही, अब ये भी सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाता है और वैसे भी हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन से अगर करना है तो मैंने कहा था अंडर रूट के जो चीज़ अंदर इसको आपने टी लेट करना है, तो ये ऐसे भी हो जाता है, लेकिन ये जैसे मैंने किया ऐसे डायरेक्ट भी हो जाता है। अच्छा, अब ज़रा देखें, दोनों तरीक़ों से ठीक होता है वैसे तो। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे नज़र आ रहा है कि अगर तो ये पावर ना होती, मतलब tan x के ऊपर ये अंडर रूट ना होता, फिर तो हमने यही फार्मूला लगा देना था। लेकिन आपने याद रखना है कि ये फार्मूला तभी लगेगा जब नीचे वाले फंक्शन की कोई पावर नहीं होगी। लेकिन जब नीचे वाले फंक्शन की कोई ना कोई पावर होगी तो फिर आपने ऑलवेज यही फार्मूला लगाना है। ठीक है, एक ये भी चीज़ याद रखनी है।
अब सबसे पहले तो मैंने ये फार्मूले की शेप बनाने के लिए मैंने इसको ऐसे रीअरेंज कर दिया कि जी ये tan x के ऊपर अंडर रूट था, अंडर रूट को हम लिखते हैं 1/2, तो ऊपर जाके ये बन गया -1/2। ठीक है, ये सात सीक्वेंट स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है कि ये जो पावर के अंदर ये वाली चीज़ होती है ना, इसको हम लेना होता है फंक्शन। तो ये मैंने साइड पे हल किया हुआ है। तो ये tan x है, तो tan x का डेरिवेटिव आपको याद होना चाहिए ज़बानी। tan x का डेरिवेटिव होता है हमारे पास सेकंड स्क्वायर x। तो इस फार्मूले के मुताबिक देखें ये चीज़ सेटिस्फाई कर रही है कि जी ये फंक्शन है, पावर छोड़ के ये सात डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने क्या करना है, फंक्शन की पावर में +1 कर देना, उसी पे डिवाइड कर देना। तो यही किया है। तो ये फंक्शन की जो पावर थी -1/2, उसमें +1 भी कर दिया और इसी चीज़ पे नीचे डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व करेंगे फर्दर, ये -1/2 +1 को सोल्व करके तो आ जाएगा 1/2 और नीचे भी आ गया 1/2। अब ये 1/2 इधर 2 डिवाइड हो रहा था, इधर ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो गया और ये tan x 1/2 है और 1/2 को हमें पता है हम इसको ऐसे अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें भी देखें, इसमें भी आपको क्लियर पता चल रहा है, वो वाली शेप बन रही है कि ये फंक्शन है, पावर छोड़ के साथ डेरिवेटिव है। तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, देखें ज़रा कि जो भी ये पावर के अंदर आ रही ना चीज़, इसको मैंने ले लिया फंक्शन या f(x). अब जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो देखें ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे बाहर आ जाता होता है। x² का डेरिवेटिव पावर रूल लग गया इस पर कि पावर शुरू में आ गई 2, शुरू में आ गई 2 में से कम करेंगे तो वो 2ax हो जाएगा। फिर ये +2bx है, तो 2b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो ये 2b आ जाएगा। मतलब हमें पता चल रहा है कि जी ये फंक्शन है, पावर छोड़ के साथ उसका डेरिवेटिव ये होना चाहिए 2ax जमा 2b, फिर वो रूल लगेगा। लेकिन हमारे पास इधर क्या है, ax + b है। इसका मतलब हमें इधर भी 2 चाहिए और b के साथ भी इधर 2 चाहिए। तो इसका मतलब इसको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सबसे पहला स्टेप यही करना है। जब आप ये स्टेप करेंगे ना, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि जी मुझे इसके साथ ये 2 चाहिए। तो मैथ का रूल है कि अगर 2 से आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये डिवाइड भी लाजमी करना है। तो ये देखें ज़रा, मैंने इस 2 से डिवाइड भी कर दिया और इस 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब फर्दर क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके मेरे पास ये बन गया। अब देखिए बन गई ना वो वाली शेप कि जी ये फंक्शन है, पावर छोड़ के वो डेरिवेटिव साथ मौजूद है। तो क्या करते होते हैं हम लोग, ये वाला फार्मूला लगा देना। मैंने इसलिए ये हर क्वेश्चन में ये फार्मूला मेंशन किया है, आपने पेपर के अंदर भी ऐसे ही ये फार्मूला मेंशन करना है ताकि देखने वाले को पता चल जाए हाँ जी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस बच्चे ने ये क्वेश्चन सोल्व किया है। तो अब उसी तरीके से इसकी पावर 3 थी तो इसमें एक ऐड हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/4 हो गया। ठीक है, अब ये 1/2 था, ये 4 भी नीचे ही है, तो 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/8 और ये वाली चीज़ ये आ गई और इसको मैंने फिर फर्दर ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको पहले ये डेरिवेटिव ले लें ताकि आपको पता चल जाएगा कि जी मुझे इधर 2 चाहिए दोनों के साथ, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ठीक है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये भी ऐसे ही होगा। देखें, अब देखें ना, मैंने आपको पहले बताया था अगर तो इस चीज़ की ये पावर ना हो फिर तो वो रूल हम सीधा सीधा वही लगा देंगे कि नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। लेकिन जब नीचे वाले इस फंक्शन की कोई ना कोई पावर होनी है फिर उस पर हमने यही वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ऐसा इसको रीअरेंज करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख लिया। तो 5/2 था, ऊपर जाके पता है आपको माइनस का -5/2 हो जाएगा, तो ये साथ पड़ा है। तो फिर उसी तरीके से कि ये जो भी पावर के अंदर ये वाली चीज़ है इसको मैंने ले लिया फंक्शन, इसका लिया डेरिवेटिव। तो जब इसका लिया डेरिवेटिव तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर रूल लगेगा, 2 शुरू में 2 में से कम तो हो जाएगा 2x, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये हमें नज़र आ रहा है कि जी इस फंक्शन का डेरिवेटिव आ रहा है जो 2x + 1 है। तो ये सारा बनाया मिल रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में तो ये था ना कि उसमें बना बनाया वो डेरिवेटिव नहीं था, उसमें 2 कम था, तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड की है। अब इस फंक्शन में तो हमें क्लियर मिल रहा है कि जी ये फंक्शन है, ये पावर छोड़ के ये सारा डेरिवेटिव मौजूद है। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इस फंक्शन की पावर में +1 कर देंगे और इसी पे डिवाइड कर देंगे। तो यही काम किया, देखें ज़रा कि इस फंक्शन की जो पावर थी इसमें +1 कर दिया और इसी पे डिवाइड कर दिया। अब इसको अगर फर्दर हम सोल्व करें -5/2 + 1 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/2। ठीक है, तो नीचे भी यही आ गया। अब किया क्या है, देखें ज़रा, ये जो आंसर मैंने रीअरेंज करके लिखी है ये -3/2 था, ये बेसिकली जब ऊपर जाना था ऊपर जाके हो जाना था 2/3, तो ये 2 ये लिख दिया, 3 ये लिख दिया, माइनस जो उनके साथ था वो इधर दरमियान में लिख दिया।
अब ये -3/2 है, तो जब ये वाली चीज़ नीचे जानी है तो नीचे जाके इसकी पावर ये जो है ये प्लस की हो जाए, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके ये ऐसे इसका आंसर बनाया हुआ। अच्छा जी, अब ये देखें ना, सब क्वेश्चन में एक ही तरह का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। अब 6 में भी ऐसे ही है। तो हमने पहले तो ये फार्मूले की शेप बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि ये जो फंक्शन है log 2x पावर 3 है, ये ऊपर ले गया, ऊपर जाके पावर 3 थी वो -3 होगी। ये नीचे नज़र आ रहा है 1, ये x नीचे है तो इसको बेसिकली ऊपर 1 नहीं होता है, तो इसको मैंने ऐसे करके लिख लिया 1/x है। तो आप उसी तरीके से कि जो भी ये पावर के अंदर ये वाली चीज़ होगी आपने इसको ले लेना x, तो ये मैंने फंक्शन सॉरी ले लेना, तो ये मैंने इसको ले लिया फंक्शन। तो अब log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव आपको पता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। इधर log के साथ जो भी चीज़ होगी ना, इसको आपने इसका एंगल x ही समझना, ठीक है। तो बेसिकली ये log x है, तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1/x। अच्छा, फिर क्या करते हैं, फिर बेसिकली ये करना होता है कि log के साथ इधर जो भी चीज़ हो ना, इसका एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है, ठीक है। अगर तो सिंपल इधर log x ही होता ना, तो फिर बेसिकली वो log x का 1/x आ जाना था, और x जो एंगल है x का डेरिवेटिव हो जाना था 1। लेकिन आप देखें अब इसका एंगल है 2x, तो जब हमने इसका एंगल का डेरिवेटिव लेना है 2x का, तो वो हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये 2 से 2 कट गया, हमारे पास बच गया 1/x, ठीक है। तो इसका ये बना कि जी ये फंक्शन है, पावर छोड़ के इसका डेरिवेटिव हमें हल किया तो वो कितना आया 1/x, तो वो साथ मौजूद होना चाहिए। तो आप देखें वो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन है, तो हमने जस्ट क्या करना है, ये वाला फार्मूला लगा देना है। क्या जी, ये पावर में +1 कर देंगे, इसी पे डिवाइड कर देंगे। तो ये फंक्शन -3 था, तो इसमें पावर +1 की और इसी को नीचे डिवाइड किया, तो -3 + 1 ये हमारे पास आ गया -2, नीचे भी आ गया -2। अब फिर नेक्स्ट मैंने क्या किया बेसिकली, तो ये इसकी जो पावर थी ना -2, ये नीचे आगे पावर +2 बन गई, और ये 2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, ये जो माइनस है ये मैंने इधर दरमियान में, ठीक है। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर देते हैं ताकि वो यही समझ लें कि ऐसे थोड़ा सा प्यारा लगता है बस, और इसका कोई रीज़न नहीं है। अच्छा जी, इसके टोटल ना मेरे ख्याल में 18 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, जो 9 क्वेश्चन रह जाएंगे ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब फाइनली वो क्वेश्चन आ गया कि जी अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि ये डायरेक्ट फार्मूले से नहीं होता, मतलब आप इस पर जो मर्ज़ी कर लें, ये डायरेक्ट फार्मूले से होगा ही नहीं। तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाते हैं और डायरेक्ट फार्मूला भी लगा दें सब्स्टिट्यूशन के बगैर फिर भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको हम डायरेक्ट कर ही नहीं सकते, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन करते क्यों हैं, सब्स्टिट्यूशन करने का मकसद हमारे पास यही होता है कि बाज़ दफ़ा इंटीग्रल हमारे पास इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने जी इसकी इंटीग्रेशन करनी कैसे। लेकिन जब हम उसकी सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं तो फिर वो हमारे पास इंटीग्रल बड़ा सिंपल सा बन जाता है, तो फिर उसकी इंटीग्रेशन हल करना आसान हो जाती है। बेसिकली ये रीज़न होता है कि सब्स्टिट्यूशन हम इस वजह से करते हैं कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हल उसकी करना मुश्किल होता है। अब जैसे ये देखें ना, अब ये इंटीग्रल है, अब इसके डायरेक्ट इंटीग्रेशन हल करना बड़ा मुश्किल है, आपको पता ही नहीं चलेगा इस पर क्या रूल लगना है क्या नहीं लगना। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इसका तरीका मैंने देखें, सब्स्टिट्यूशन की एक पॉइंट मैंने ऊपर बताया था, ऊपर मैंने ये पॉइंट बताया था कि कोई भी फंक्शन को जब आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो पावर के जो चीज़ अंदर होगी ना, ठीक है, उसको आपने सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो अब इसका भी रूल समझ लें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ये ई वाले फंक्शन जो एक्सपोनेंशियल, इन दोनों का एक ही रूल है। ई वाले फंक्शन मतलब ये इस किस्म का कोई भी फंक्शन आ जाए, इसको आपने सब्स्टिट्यूट करने का तरीका पता क्या होगा कि इस ई वाले फंक्शन की जो भी पावर होगी ना, इसको आपने लेट कर लेना। ये एक कह लो कि तरीका है, ये आप किसी भी क्वेश्चन ई वाले पे अप्लाई कर देंगे तो ये आपका वर्क करेगा 100%, ठीक है। क्या मैंने कहा कि ई वाला कोई भी फंक्शन आ जाए, जो भी इसकी पावर होगी ना, आपने इसकी पावर को टी लेट कर लेना, सब्स्टिट्यूट कर लेना, सही है, ठीक है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ये करना है कि जो भी साइन कोज वाले फंक्शन है, जो भी उनके एंगल में होगा आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर लेना। 3 बातें मैंने बताई हैं। पहली बात कि अगर कोई भी पावर में कोई चीज़ नज़र आ जाए, पावर के अंदर चीज़ है, आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है, लेट करना है। अगर ई वाला कोई फंक्शन आ जाए, ई की कोई भी पावर होगी, आपने उसको सब्स्टिट्यूट करना है। तीसरा मैंने बताया कि अगर साइन कोज वाला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, जो उसका एंगल होगा ना, आपने उसके एंगल को सब्स्टिट्यूट लेट करना है, ठीक है जी। ये 3 बातें आपने याद रख लेनी है।
तो आप सब पे ये अप्लाई करेंगे, सभी क्वेश्चंस पे, तो आपका 100% वो वर्क करेगा। अब देखना ज़रा इसका, अब ये बेसिकली देखने में हमें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि जी ये पता नहीं कैसे होगा सॉल्व ये वो। तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो तरीका रूल मैंने बता दिया कि जो भी ई की पावर में आ जाए आपने उसको लेट कर लेना है। तो ई की पावर में एक्स स्क्वायर था, तो देखिए मैंने एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया टी के इक्वल। अब बेसिकली इधर हमने लेना होता है डिफरेंशियल, वो काम डेरिवेटिव का ही करता है लेकिन उसमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं होता। जैसे एक्स का डेरिवेटिव हम लेते हैं कि एक्स लिख के हम लिखते हैं डी ओवर डी एक्स, तो वो तो एक्स का हो जाता है 1, लेकिन x लिख के जब हम उसका डिफरेंशियल लेंगे केला d, तो वो साथ डिफरेंशियल x का dx ही हो जाएगा, बस ये फ़र्क है इसमें। तो अब देखें t का डिफरेंशियल लिया तो इधर तो आ गया dt, x स्क्वायर का लिया तो वो 2x हो गया, x का वो साथ dx आ गया। अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखें, तो अब हमें इधर नज़र आ रहा है फंक्शन के अंदर ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। अब देखिए हमारे पास इधर क्या नज़र आ रहा है, x और dx है, तो आपने क्या करना है, x और dx की कीमत इधर से बना लेनी, जैसे ये मैंने बनाई हुई, देखिए मैंने क्या किया कि x और dx एक तरफ रहने दिया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड कर दिए। अच्छा अब ज़रा देखें, अब मैं इसमें वैल्यू कैसे लगाता हूँ। सबसे पहले देखें मैंने क्या किया, e की पावर, ये x स्क्वायर को हमने t लिखा हुआ तो ये तो आ गया e की पावर t। अब ये बाकी क्या बचा, ये x dx, तो ये जो x dx है ना, इसकी वैल्यू मैंने आपको कहा था इधर से मैंने ये बना ली हुई है पहले। तो x dx बेसिकली किसके बराबर है, 1/2 dt के, तो dt मैंने इसके साथ लिख दिया, 1/2 कॉन्स्टेंट, इसको मैंने बाहर लिख दी। अब देखें ना सब्स्टिट्यूशन का फ़ायदा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का ये फ़ायदा हुआ कि ये इंटीग्रल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा था, इसको ऐसे हल करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन जब मैंने इसको ये सब्स्टिट्यूट किया तो देखें ये कितना सिंपल इंटीग्रल बन गया। तो अब हमें पता है कि ई की पावर टी की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर टी ही होती है। तो देखें ये आ गई ई की पावर टी ही प्लस सी। बाद में आपने याद रखना है कि ये जो टी को जो भी आपने लेट किया, इस टी की वैल्यू दोबारा सब्स्टिट्यूट करनी होती, तो इस टी की वैल्यू दोबारा हमने इधर टी की जगह पे लगा देनी एक्स के, तो ये हमारा फाइनली आंसर। ठीक है, तो देखा ना ये सब्स्टिट्यूट करने से कितना क्वेश्चन हमारा ये आसान हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट नहीं होता ये, मतलब ये 100% है सब्स्टिट्यूशन से ही होगा। ठीक है, तो इसका रूल मैंने सिंपल बता दिया कि ई वाला कोई भी फंक्शन आ जाए, जो भी इसकी पावर होनी ना, आपने उसको लेट कर लेना टी के इक्वल। ये टी भी जरूरी नहीं है, कोई ना कोई नंबर ये कोई भी ले सकते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, बेसिकली किसी ना किसी वेरिएबल के इक्वल हमने लेट करना होता। ठीक है, अच्छा जी अब नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, मैंने आपको बताया था कि डिवाइड वाले 2 रूल हैं। अब मैंने कहा था कि जिस फंक्शन के ये नीचे कोई ना कोई पावर नहीं ना होगी, उस पर डायरेक्ट ये वाला रूल लग जाएगा। अब इसको देखें ना, अगर तो 1 + sin थीटा के ऊपर अंडर रूट होता, या इसकी कोई ना कोई पावर होती 5/2 3/2, फिर ये वाला रूल नहीं था लगना, फिर आपने वही रूल लगाना था कि इसको ऊपर ले जाके पावर नेगेटिव कर लेनी थी। ठीक है जी, लेकिन अब क्या है कि अब हमें नज़र आ रहा है कि इसकी कोई पावर नहीं है, तो इस पर सिंपल ये रूल लग जाएगा। अब देखें नीचे वाले फंक्शन को आप f(x) ले लें, तो ये ले लिया। अब जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया है तो देखें 1 का हो गया 0, sin थीटा का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ना 6 फार्मूले हैं, आप इनको याद कर लें 6 के 6 फंक्शंस के डेरिवेटिव और 6 के 6 फंक्शंस की इंटीग्रेशंस। ठीक है जी, तो ये हमें क्लियर। आप देखें ये वाले ऐसे क्वेश्चन ना MCQs में भी आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि हम इनको देख के ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर जी इसका डेरिवेटिव मौजूद है cos थीटा, तो इट्स मीन किसके बराबर होगा, ये log f(x) के, तो ये इसका आंसर आ गया log f(x). f(x) ये सारा नीचे वाला ये फंक्शन प्लस, क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा अब ये मैं बात कर रहा था, अब ज़रा ये देखें, ये आगे क्वेश्चन नंबर 9। अब इस पर आप डायरेक्ट जो मर्जी करते रहें, आपको पता ही नहीं चलना कि जी इसकी इंटीग्रेशन होनी कैसे सोल्व। तो ऐसे क्वेश्चन का मैंने कहा कि इन पे लाजमी सब्स्टिट्यूशन ही होगा। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन करने का मैंने 3 तरीके आपको बता भी दिए कि कोई भी साइन कोस टैन वाला कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, आपने क्या करना है, जो भी ये उसके एंगल में होगा, मतलब जैसे साइन के इधर एंगल में क्या x√, है कि जो भी इन फंक्शंस के एंगल में होगा आपने उसको आंखें बंद करके लेट कर लेना टी। ठीक है, ई वाले का भी मैंने बता दिया कि अगर ई वाला फंक्शन आ जाए तो ई की कोई भी जो पावर होगी आपने उसको आंखें बंद करके टी लेट कर लेना। फिर तीसरी बात मैंने बताई कि कोई भी फंक्शन अगर साइन भी नहीं है, ई वाला भी नहीं है, कोई भी दूसरा फंक्शन है, तो जो भी उसमें पावर के अंदर चीज़ होगी ना आपने उसको लेट कर लेना। ये 3 बातें याद रख लें, किसी भी फंक्शन की आपने सब्स्टिट्यूट करना है तो ये अप्लाई कर दें और आपका वर्क करेगा। तो ये देखिए हमें पता चल गया। अब देखें ना, वैसे भी मैंने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली क्वेश्चन मतलब आपके माइंड में आता होगा कि सर हम इसको सब्स्टिट्यूशन करते क्यों हैं।
तो मैंने ऊपर भी बताया है कि सब्स्टिट्यूशन करने का मकसद बेसिकली ये होता है कि जो इंटीग्रल सोल्व कर रहे हैं ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम उसको नहीं सोल्व कर सकते, लेकिन जब हम उसको सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं वो इंटीग्रल हल करना हमारे पास सिंपल हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग करते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने क्या करना है, साइन के एंगल में जो भी आ जाए आपने उसको टी लेट कर लेना है। तो देखिए एक्स अंडर रूट था, इसको मैंने टी लेट कर लिया। अब इसका लेना मैंने डिफरेंशियल, तो टी का आ गया टी टी एक्स अंडर रूट। ये भी आपको मैंने एक ट्रिक बताई हुई थी कि अंडर रूट के अंदर कोई भी दुनिया जहान का फंक्शन आ जाए, आपने क्या करना है 1/2 लगा के वो सारा वैसे ही लिख देना। देखिए 1/2 लगा के वो सारा वैसे ही लिख दिया, फिर जो जजर के अंदर आ रहा है उसका डेरिवेटिव लेना, वो एक्स का डी एक्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अंडर रूट को 1/2 लिख के 1/2 शुरू में 1/2 -1, वो भी ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा स्टेप होंगे, आपका टाइम भी कंज्यूम होगा। तो ये सिंपल सा तरीका याद रख लें कि अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन आ जाए आपने 1/2 लिख के ये सारा जो होगा वैसे लिख देना, फिर जो जजर के अंदर चीज़ आ रही है ना उसका डेरिवेटिव भी तो ले लेना। इसमें तो जजर के अंदर एक्स है तो एक्स का हो जाएगा 1। कोई भी जजर के अंदर दुनिया जहान का फंक्शन आ जाए आप ये सब पे रूल ये वाला लगा सकते हैं। अच्छा अब ज़रा देखें, अब हमें क्या चीज़ चाहिए, जैसे मैंने ऊपर बनाई ना वैल्यू, अब इसमें भी हम वैल्यू बना लेते। देखें अब ऊपर है डी एक्स, नीचे एक्स अंडर रूट, इसका मतलब हम डी एक्स डिवाइड बाई एक्स अंडर रूट, इसकी कीमत इधर से बना लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, ये डी एक्स ऊपर रहने दिया, नीचे एक्स अंडर रूट भी इधर रहने दिया, तो 2 इधर डिवाइड हो रहा था, 2 इधर उसको जाके इधर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिकली ये जो चीज़ बच जानी ना ये वाली जो भी इधर, इसकी आपने कीमत ऐसे इधर से रीअरेंज कर लेनी है, तो जैसे मैंने कर ली। अच्छा अब ज़रा देखें, ये साइन है, वैसे ही एक्स अंडर रूट को मैंने लेट कर लिया टी, तो ये आ गया साइन टी। अब ये जो चीज़ बची थी डी एक्स बटा एक्स अंडर रूट, इसकी मैंने इधर से कीमत बना ली हुई है कि डी एक्स बटा एक्स अंडर रूट, ये बेसिकली मेरे पास क्या आ जाएगा 2d। ठीक है, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 को मैंने बाहर ले लिया, जो dt मैंने इधर लिख दिया। अब देखें ना कितना आसान हो गया कि इस इंटीग्रल को हल करना बड़ा मुश्किल था, आपको समझ ही नहीं आ रही होनी कि जी कैसे इसको करना है, कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा होगा, लेकिन जब हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया तो देखें ये इंटीग्रल कितना आसान हो गया। साइन टी सिंपल है, तो साइन टी की इंटीग्रेशन आपको सिंपल है पता होनी चाहिए, मैंने लिख भी दी है कि साइन टी की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है माइनस कोस टी। तो देखें ये आ गया माइनस कोस टी, ये 2 तो वही है, ठीक हो गया। तो फिर आपने क्या करना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आपने ये सब्स्टिट्यूट किया है इंटीग्रल को, जब आपने हल कर लिया उस वैल्यू को दोबारा उधर रिप्लेस कर देना है। तो ये टी की वैल्यू थी एक्स अंडर रूट, तो इसके आपने टी की जगह पे दोबारा इसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये 9 क्वेश्चन हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो इसके नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है मैं वो भी डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि जितने भी आपके मतलब ये वाली जो बुक है ना, आपको पता है कि बीएस फिजिक्स बीएस स्टैट में भी पढ़ाई जा रही है, बीएस केमिस्ट्री में भी पढ़ाई जा रही है, तो माइनर जहाँ जहाँ भी है, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं जो बीएस केमिस्ट्री कर रहे हैं, बीएस स्टैट कर रहे हैं, बीएस जोग्राफी, मतलब जहाँ भी ये बुक्स पढ़ाई जा रही है, तो आप ये सबके साथ ये शेयर कर दें ये चैनल को, तो उनको कहें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का फ़ायदा पता क्या होगा कि देखिए अब बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ करें मैं तो डेली वीडियो नहीं डाल सकता, मतलब बाज़ दफ़ा फ़र्ज़ करो बिज़ी हो जाता हूँ मैं, तो उसका ये होता है कि फ़र्ज़ करो मैं कल को लेक्चर नहीं डालता, परसों को लेक्चर डालता हूँ, तो जिस बंदे ने सब्सक्राइब किया होगा ना उसको वो फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा जी ये न्यू वीडियो आ गई। तो इसलिए ये तरीका होता है कि आप सारे है ना इसको सब्सक्राइब कर दें और नेक्स्ट इसको शेयर भी कर दें। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।